नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज। उत्तर प्रदेश न्यूज आपको उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की कोरोना से जुड़ी छोटी बड़ी सभी खबरें दिखा रहा है। लेकिन आज आपके लिए एक अहम सवाल लेकर आया है। अहम सवाल जिसका जवाब आप भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूं, आईसीएमआर ढूंढ रहा है, डब्ल्यूएचओ ढूंढ रहा है, देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े डॉक्टर्स इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सवाल क्या है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो सवाल है कि कोरोना का इलाज कैसे हो। हमारे भारत में यदि किसी को खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो लोग उसको 50 नुस्खे बताना शुरू कर देंगे, 50 तरीके की दवाइयां बता देंगे। हमारे हिंदुस्तान में 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई को गूगल बाबा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने 5 मिनट में ध्वस्त कर दिया। बड़े बड़े ज्ञानचंद अपनी बॉडी में, अपने शरीर में थोड़ा सा संक्रमण देखते हैं, गूगल बाबा की शरण में चले जाते हैं। जहां फर्जी खबरों का जमावड़ा लगा रहता है, जहां अफवाहों की बाढ़ रहती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। और यही नहीं, कुछ ज्ञानचंद ही गुमराह नहीं हो रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स भी गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना है कि 90% तो आप होम आइसोलेशन में ठीक हो जाएंगे। अगले दिन कहते हैं आप पीसीएम ले लो, पैरासीटामोल ले लो, मल्टीविटामिन ले लो। उससे अगले ही दिन वो आपको सलाह देंगे कि आप एस्टेरॉइड खा लो या एस्टेरॉइड लगा लो या नोजल स्टेरॉइड ले लो। जबकि बहुत सारे स्टडीज से पता चला है, बहुत सारे रिसर्च से पता चला है कि अगर आप कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में ही एस्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं तो उससे आपके लंग्स, आपके फेफड़ों पर असर पड़ता है। इतना ही नहीं, बहुत तरीके से लोग गुमराह कर रहे हैं। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट गुमराह कर रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि यदि कोरोना संक्रमित मरीज है और लक्षण नहीं दिख रहे हैं, आरटीपीसीआर रिपोर्ट में नहीं आ रही है, तो वायरस चकमा दे रहा है। वायरस प्राणी है कोई, आरटीपीसीआर में नहीं आ रहा है तो वो कहते हैं सीटी स्कैन कराओ। अब सीटी स्कैन को लेकर बड़ी बड़ी अफवाह फैल रही हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का यह कहना है कि आप सीटी स्कैन से बचें। सीटी स्कैन कराने से आगे चल के कैंसर होने का खतरा है। एक सीटी स्कैन 400-500 एक्सरे के बराबर होता है। अब इस बात पर इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन भारत, उसने बयान जारी करके कहा है कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं, बेकार की बात कर रहे हैं, ये 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अब का सीटी स्कैन तो 40-50 एक्सरे के बराबर होता है। और यहां तक भी कह दिया इसने कि सीटी स्कैन ही एकमात्र इसके फैलाए हुए संक्रमण को बताने का एकमात्र उपयुक्त है। यही बता सकता है सीटी स्कैन ही कि संक्रमण कितना फैला हुआ है। इतना ही गुमराह नहीं हो रहा है आम इंसान। इससे ज्यादा जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो उससे कहा जाता है रेमडेसिविर के इंजेक्शन का इंतजाम करो, जबकि आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ ये कहते हैं कि रेमडेसिविर कोरोना के इलाज का कोई मुकम्मल तरीका नहीं है। उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी आ जाती है। अब प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी डॉक्टर्स का कहना है, आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ का कहना है, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आम इंसान करे क्या? उसके मस्तिष्क पर कितना जोर पड़ता है जब वो बड़े बड़े संस्थानों के बयान सुनता है। अब किसी का कोई रिश्तेदार अस्पताल में एडमिट है और उससे कहा जाए कि प्लाज्मा का इंतजाम करो 2 यूनिट, तो क्या उससे ये कहेगा कि साहब आईसीएमआर तो ये कहता है, डब्ल्यूएचओ तो ये कहता है? ऐसी स्थिति में वो भ्रमित हो रहा है। इसीलिए इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज मेरे साथ इस अहम सवाल में उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी डॉक्टर संजीव अग्रवाल। डॉक्टर संजीव अग्रवाल के विषय में आपको बता दूं, डॉक्टर संजीव अग्रवाल को लोग सोशल मीडिया पर देवदूत मानने लगे हैं। डॉक्टर संजीव अग्रवाल 24 घंटे कोरोना संक्रमितों के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर संजीव अग्रवाल कई लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं। लोगों ने फेसबुक पर उनके विषय में डालना शुरू कर दिया है। ऐसे डॉक्टर संजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। डॉक्टर संजीव अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज के खास कार्यक्रम अहम सवाल में। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी भ्रामकताएं हैं जिनको लेकर मैं आज आपसे सवाल करूंगा, लेकिन शुरू से मैं आपसे सवाल ले लेता हूं।
पहला सवाल मेरा कि कोरोना संक्रमित मरीज को कब अस्पताल में भर्ती किया जाए, यही से शुरू कर लेते हैं जी। धन्यवाद गौरव जी, आज के शो में आने के लिए जी। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जनपद और प्रदेश और देश के हालात इतने नाजुक हैं कि कोरोना काल में की दूसरी लहर में हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। हमारा हिंदुस्तान कहा जाने वाला सोने की चिड़िया अब इस समय ग्रस्त में है जी। मैं आप सभी के माध्यम से जनता को ये जागरूक करना चाहता हूं कि कोरोना में समय ही इलाज है। अगर समय रहते फर्स्ट स्टेज में आप डॉक्टर को दिखा लेते हैं तो सेकंड और थर्ड स्टेज की नौबत नहीं आएगी। जैसे फर्स्ट स्टेज में हम कोरोना संक्रमित मरीजों में निमोनिया की शिकायत बहुत कम पाई जाती है और उसको बहुत ही सरल दवाइयों से हम घर पर ही होम आइसोलेशन प्रक्रिया में ठीक कर लेते हैं। जहां सेकंड और थर्ड स्टेज की समस्या आती है तो उसमें निमोनिया बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है और उसमें सांस की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे में ऑक्सीजन वगैरह और कुछ दवाइयां हैं जो दवाइयां जरूरी हैं और वो अस्पताल में ही दी जानी अच्छी रहती है मरीज के हित के लिए। तो सेकंड और थर्ड स्टेज में मरीज को अस्पताल में भर्ती करना बहुत ही जरूरी है जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके जी। डॉक्टर साहब, कोरोना की पहली वेव में और कोरोना की दूसरी वेव में संक्रमणों के जो फैलाव है उसमें दोनों के लक्षणों में क्या फर्क है? देखिए, ये जो वायरस है बहुत ज्यादा संक्रमण कर रहा है। ये यूएस यूके से जो स्ट्रेन आया है उसके साथ में एक इंडियन स्ट्रेन और इंडिया में पाया गया है। तो इसमें बहुत तेजी से वायरस का संक्रमण फैलता है जिससे मरीज की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसलिए ये पहली लहर से दूसरी लहर इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक आई है क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से है और कई वायरस के स्ट्रेन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जिससे कि वो अलग अलग दिशा में मरीज को बहुत हानि पहुंचाते हैं। डॉक्टर होम आइसोलेशन की सलाह देते हैं, लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है कि होम आइसोलेशन में कौन कौन सी दवाएं जो जरूरी है जो दी जाएं। होम आइसोलेशन में मैंने बताया आपको कि फर्स्ट स्टेज वाले पेशेंट जिनमें निमोनिया की बहुत ही कम समस्या आती है उसमें हम केवल खाने वाली दवाइयां जिन्हें हम टैबलेट सिरप बोलते हैं उनसे ही हम मरीज को कंट्रोल कर लेते हैं बहुत ही आसानी से जी। तो वो पहली स्टेज है कोरोना की। कई बार क्या होता है कि म्यूटेंट वायरस है और एक ही वायरस का परीक्षण हो पा रहा है, जांच द्वारा आरटीपीसीआर है या फिर कोविड एंटीजन टेस्ट है या और भी 2-3 जांचें हैं जी। लेकिन क्योंकि म्यूटेंट वायरस है 8-9 तरह के स्ट्रेन पकड़े गए हैं तो स्ट्रेन इतने पकड़ने के बाद जांच पकड़ पाना आरटीपीसीआर में संभव नहीं है। दूसरी वेव में सबसे ज्यादा जो मरीज को समस्या हो रही है वो हो रही है ऑक्सीजन की कमी से। अब ऐसी स्थिति में अब सवाल यह कि अगर कोई मरीज होम आइसोलेशन में है, ऑक्सीजन कम होने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। देखिए, अक्सर तो जो ऑक्सीजन है वो 95 से ऊपर हमारी ऑक्सीमीटर में आनी चाहिए जी हेल्दी इंडिविजुअल में। लेकिन जब ऑक्सीजन 93, 92 अगर आने लगे तो ऐसे में हो सकता है अस्पताल ले जाकर बहुत सारी दवाइयां देकर उसकी ऑक्सीजन बढ़ाई जा सके। तो 93, 92 पर ही अस्पताल में संपर्क कर भर्ती हो जाना चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत एक साथ ना पड़े जी। लोग अक्सर 80 और 70 और 60 पे आते हैं जहां उन्हें वेंटिलेटर तक की आवश्यकता पड़ जाती है। कोई ऐसी मेडिसिन जो इंस्टेंट ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दे या कुछ ऐसा व्यक्ति के साथ किया जाए, जैसे बताया जाता है कि जब आपको हार्ट अटैक आता है तो आप हार्ट को पंप करना शुरू कीजिए, ऐसा कुछ समस्याएं होती हैं, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनको बताया जाता है, तो ऐसा इंस्टेंट मरीज क्या करे जिससे उसकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए? देखिए, कम से कम तो जो सांस की दवाइयां आती हैं, नेबुलाइजर टाइप की चीजें हैं, भाप हैं, उन्हें इंस्टेंट लेकर तो तुरंत ही डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपकी ऑक्सीजन 93, 92 है तो आप उल्टे लेट जाइए, क्योंकि मैं अपने शो शुरू करने से पहले ही ये बात कह चुका हूं कि हमारे भारत में ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गूगल बाबा की शरण और ये जो गांव के हकीम वैद्यों का इलाज कि उल्टा लेट जाइए ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, ऐसे नुस्खे अपनाते हैं जिनकी वजह से मरीज को खासा दिक्कत का सामना होता है। तो आप इस तरीकों को कितना मानते हैं कि उल्टा लेट जाने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है?
क्या ये साइंटिफिकली ठीक है? देखिए, साइंटिफिकली जब आप उल्टे लेटेंगे तो आपका डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्राम रिलैक्स होने से ऑक्सीजन भरपूर मिलने लगेगी जी। लेकिन जब पेशेंट होता है और सांस में दिक्कत होती है तो सीधा ही नहीं लेट पाता, तो उल्टा लेट पाना संभव से पॉसिबल नहीं है। वो 2-4 मिनट के लिए लेट जाएगा। अगर आप कहेंगे 2 घंटे लेट जाओ तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये थ्योरी है, लेकिन थ्योरी को केवल प्रयोग के लिए ही करना चाहिए, इलाज के लिए इस थ्योरी को नहीं अपनाना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जब व्यक्ति की ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, होम आइसोलेशन के बाद अगर मरीज की स्थिति खराब होती है तो वो हॉस्पिटल की तरफ रुख करता है। अब हॉस्पिटल में काफी दिक्कतें आती हैं। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन लेके आओ, एस्टेरॉइड की ये दवाइयां लेके आओ। तो पहले इस सवाल को ले लेते हैं कि एस्टेरॉइड कब लेना चाहिए कोरोना संक्रमित को? मैं बताता, कोविड-19 एक वायरस की बीमारी है जी। वायरस पे 2 ही चीजों का असर होता है जी। एक तो है एंटीवायरल दवाइयां जी, जैसे रेमडेसिविर है जी, या उसके बाद फेविपिराविर है ना। तो कई दवाइयां हैं जो संभवतः सभी वायरस में यूज होती है जी। दूसरा, वायरस को हम स्टेरॉइड के थ्रू किल करते हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में देखा गया है वायरस जो स्टेरॉइड है वो ड्रग ऑफ चॉइस बन के आए हैं सामने जी। पहले भी हम लोग 1900 के दशक में स्टेरॉइड से वायरस का इलाज करते थे जी। जब स्पेनिश फ्लू आया था जी 1918 में, जब विस्की से लोगों का इलाज किया गया था जी, क्योंकि विस्की पिलाने से लोगों में काफी समानताएं वायरस की डाउन आई थी। तो एक ऐसा इलाज जो इस समय कोविड-19 का है, वो स्टेरॉइड में वायरस का इफेक्ट कम हो जाता है जी। और एंटीवायरल की दवाइयां इसमें चॉइस में होती जी। जी। अगला सवाल बहुत अहम और महत्वपूर्ण, क्या रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के इलाज में कारगर है? क्योंकि आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ दोनों इस बात की पुष्टि नहीं करते कि ये 100% कामगार है। फिर भी आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, बीच में कालाबाजारी शुरू हो गई थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की। अब आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ का कहना है कि रेमडेसिविर एकमात्र उपाय नहीं है। आप क्या कहते हैं इस बारे में कि रेमडेसिविर कितना कारगर है? ऐसा है, मैं बताता हूँ, कोरोना का वर्ल्ड वाइड कोई पक्का इलाज नहीं आया है जी। एंटीवायरल दवा की खोज करने के लिए रेमडेसिविर का उत्पादन किया गया, उसको प्रयोगशाला में बनाया गया जी। उसके बाद फेविपिराविर का किया गया, और भी 2-3 दवाइयां हैं उनका किया गया जी। आज मैं बताता हूँ, हर्पीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें भी वायरस का इन्फेक्शन होता है, उसकी भी दवाई नहीं बनी है। एंटीवायरल दवाइयों को केवल शोध किया गया है और वो काफी हद तक काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर काम नहीं कर रहा है। रेमडेसिविर हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जितने भी डॉक्टर्स द्वारा मरीजों को दिया गया है, उनमें से 90% रिजल्ट है कि वो ठीक हुए। सर अगला सवाल, क्या प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो जाता है? देखिए, ऐसा है, कोरोना संक्रमित जो मरीज, मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर संजीव क्या कहते हैं, क्योंकि आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ की बात करें या फिर हम बात करें जो कोविड की जितनी भी हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं उन सब पर, मैं उनकी बात नहीं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर संजीव का क्या कहना है इस बारे में कि है जी। मैं बताता हूँ जी। जब किसी व्यक्ति को कोविड होता है तो कोविड का वायरस शरीर में पहुंचता है, जिससे उसमें प्रतिरोधक क्षमता के रूप में एंटीबॉडी बनते हैं जी। तो जब वो व्यक्ति ठीक हो जाता है तो उसके ब्लड में वो एंटीबॉडी उपलब्ध रहते हैं जी, जिनकी संख्या उसके टेस्ट के आधार पर है जी। ऐसे व्यक्ति का प्लाज्मा किसी कोरोना ग्रस्त मरीज को जी अगर दिया जाए तो उसके बॉडी में वो एंटीबॉडी जल्दी ही बनने शुरू हो जाएंगे जी। तो जिससे भी उसके जो एंटीजन है, उसके जो वायरस है, उसको किल करने की पावर बढ़ जाएगी जी। तो मतलब आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ का जो कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी एकमात्र उपाय नहीं है, इसको हम एक कह सकते हैं कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप प्लाज्मा देकर देख लीजिए मरीज को। वैकल्पिक इलाज के रूप में प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, ऐसा कहना है डॉक्टर संजीव अग्रवाल का। बिल्कुल। कोरोना मरीज के लिए सीटी स्कैन कराना, क्योंकि अगर आरटीपीसीआर की हम बात करें तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट में कभी कभी कोरोना संक्रमित पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव आ जाता है। ऐसी स्थिति में अब मैंने बताया आपको
कि अगर हम सीटी स्कैन कराते हैं तो सीटी स्कैन को लेकर के एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आप सीटी स्कैन कराएंगे युवावस्था में तो एक सीटी स्कैन होता है 400 से 500 एक्सरे के बराबर। इसी पर इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन का कहना है कि उनका कहना है कि ये जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इस पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पुरानी बात कर रहे हैं 40-50 एक्सरे के बराबर होता है, बल्कि उनका यह कहना है कि केवल सीटी स्कैन ही एकमात्र उपाय है जिसकी वजह से सब कुछ पता चल सकता है। इस पर डॉक्टर संजीव अग्रवाल क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले जब हमारा कोविड-19 एंटीजन या आरटी-पीसीआर नेगेटिव आता है जी, तो मरीज को समस्या है सांस की जी, मरीज परेशान है, फीवर है, सोर थ्रोट है, ड्राई कॉफ है, सांस की दिक्कत है। ऐसे में देखिए डायग्नोज तो हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसे हमें पहले डायग्नोज करना ही करना है। हम ऐसे में एक्सरे कराते हैं, एक्सरे में हमें निमोनिया दी जाता है कि ये कोविड हो सकता है। तो कोविड में क्या होता है इस टाइम, क्योंकि निमोनिया का टाइम नहीं है, तो कोविड निमोनिया बहुत तेजी से डेवलप होता है जी, और उसमें इतना ज्यादा निमोनिया कभी भी इतिहास में देखा नहीं गया मरीजों में कि इतना ज्यादा निमोनिया 4 दिन में 6 दिन में उस मरीज को हो जाए और उसकी इतनी कंडीशन खराब हो जाए जिससे ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। तो एक सीटी स्कैन का चॉइस है कि अगर आपका कोविड आरटी-पीसीआर या एंटीजन नेगेटिव आता है तो आप यू गो फॉर सीटी स्कैन टेस्ट, जिससे कि आप अपने डायग्नोज के हिसाब से मरीज को ठीक कर। मतलब सीटी स्कैन उस स्टेज पर कराना चाहिए जब आपकी स्थिति खराब होने लगे, बिगड़ने लगे और आपको ये लगे कि लंग्स में इन्फेक्शन पहुंच चुका है। और कितने % इन्फेक्शन पहुंच चुका है इस बात की जानकारी के लिए, जब आपका डायग्नोज नहीं हो पा रहा हो कि ना तो कोविड है, मतलब कोविड एंटीजन भी नेगेटिव है, कोविड आरटी-पीसीआर भी नेगेटिव है और आपको कोविड के लक्षण है, तो उस स्थिति में आपको सीटी स्कैन कराना मस्ट है, कंपल्सरी है। तो आप डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर, उनका जो कहना है, आप इस बात का खंडन करते हैं, उनका समर्थन करते हैं कि ऐसे इस काम करने से युवा बचें, जवान लोग अक्सर बचें? मैं खंडन करता हूं जी कि युवाओं को सांस की दिक्कत होने पर, बुखार होने पर, खांसी होने पर अगर किट में नेगेटिव आता है तो उन्हें सीटी स्कैन कराने के लिए जाना चाहिए जी। तो आपने सभी चीजों को बताया। एक अंतिम सवाल सर आपसे, थोड़ा सा राजनीतिक हो सकता है क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, थोड़ा सा राजनीतिक सवाल हो सकता है और ये आपके लिहाज से बताने में कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप अपने जनपद के सर्वश्रेष्ठ सीनियर डॉक्टर्स में आते हैं और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। भारत में 1 मई को सबसे ज्यादा 4 लाख केसेस आए थे। अब भारत की अगर मैं बात ना करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कुछ दिन पहले तक 38,000 मरीज आ रहे थे, अब 9,000 मरीज आ रहे हैं। तो क्या डॉक्टर्स के जो एफर्ट्स हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है वो ज्यादा काम कर रही है या लोग ठीक हो रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ गया है, या फिर लास्ट बात जो बहुत अहम है, जांच कम हो रही है? देखिए जांच काफी हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग जांच नहीं करा रहे हैं और वो गांव में ही अपना इलाज करा रहे हैं और इलाज के बाद अगर इलाज सही नहीं होता तो वो बेचारे मर भी रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब किसी का डायग्नोज ही नहीं होगा, वो जांच ही नहीं होगी, तो सरकार उसमें क्या करेगी? सरकार ने भरसक प्रयास किए हैं कि वो गांव-गांव, शहर-शहर जांच के लिए सेंटर बनाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति ही न जाना चाहता है और वो इलाज वो मानना ही नहीं चाहता है कि मुझे कोरोना हुआ है और ना इसका इलाज लेना चाहता है, तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? अब जो पीछे पैनिक बना हुआ था, वो पैनिक क्यों शांत दिख रहा है? वो पैनिक इसलिए शांत दिख रहा है कि लोग गांव से नहीं निकल रहे हैं। वो अपना इलाज जैसे तैसे, चाहे किसी से पूछकर, चाहे गांव के डॉक्टर द्वारा, अपना इलाज गांव में ही करा रहे हैं और अगर वो सक्सेस हो रहे हैं ठीक है, नहीं तो उसके बाद उनकी मृत्यु वही हो रही है। इस कारण वो सरकारी पोर्टल पे उनकी संख्या नहीं दिखा पा रही है सरकार, और नहीं दिखा पाएगी जब तक लोग खुद आकर अपनी जांच नहीं कराएंगे और सारे डायग्नोज सेट नहीं करा पाएंगे। जब तक सरकार क्या कर सकती है? तो लोगों को आगे आना चाहिए, अपनी जांच करानी चाहिए, पोर्टल पे अपना रिपोर्ट चढ़वा के, चाहे आपकी सीटी स्कैन में कोविड आया तो पोर्टल पर रिपोर्ट चढ़वाएं, उसके बाद उसका इलाज कराएं, तो सरकार के आंकड़े दुरुस्त हो जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर सरकारी नीतियों को सभी फॉलो करें तो उसमें डॉक्टर्स भी अपना सहयोग दे पाएंगे और हम इस कोरोना पर जंग जीत पाएंगे।
चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर संजीव अग्रवाल, जिन्होंने हमें हमारे सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करी। सबसे पहला जो बहुत जरूरी है कि शुरुआती लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें। होम आइसोलेशन में क्या लेना है क्या नहीं लेना, इसके बारे में डॉक्टर से जानकारी जरूर लें। कोरोना का इलाज, मुकम्मल इलाज अभी किसी देश के पास नहीं है, और देशों के मुकाबले भारत का रिकवरी रेट फिर भी ज्यादा है, क्योंकि भारत के लोगों की इम्यूनिटी काफी बेहतर है अन्य देशों के मुकाबले। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि सुरक्षा ही इसका एकमात्र उपाय है। हमें कोविड के सभी नियमों का पालन करना है, कोरोना कर्फ्यू का पालन करना है, तभी हम इस कोरोना महामारी पर जीत पाएंगे। सवाल अभी भी बरकरार है कि कोरोना का इलाज कैसे हो। वैक्सीन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन आप वैक्सीन अवश्य लगवाएं, क्योंकि सभी विशेषज्ञों का और सभी बड़ी बड़ी संस्थाओं का यह कहना है कि वैक्सीन से हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, जो कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होते हैं। इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। आज के हम सवाल में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज। देश के सबसे बड़े सूबे की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज।